हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ दिन टाइम तक वीडियो नहीं बना पाया था किसी रीज़न से। तो आज फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूं। जैसे आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिसेंट क्वेश्चन है फॉर MOH, DHA, हा, OMHB, MOPH, NHRA प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स के लिए बार बार पूछे जा रहे हैं, प्लस मई मंथ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्लास के ऊपर। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। कल हम लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग एन असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी द बेस्ट मेजर ऑफ द पेशेंट रिसेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस विद ए हाफ लाइफ ऑफ 2 to 3 days। ये क्वेश्चन था जो होमवर्क के लिए दिया था मैंने। तो इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। वहाँ पे करेक्ट आंसर था। ओके, तो चलो चलते हैं हम आज की क्लास के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर पेशेंट विद डिमेंशिया, the doctor said to his son that they will be responsible to take the medical decision because of his care the patient lose two ethical aspects। ऑप्शन देखें, ए ऑटोनॉमी एंड फिडेलिटी, ऑप्शन बी वर्सिटी एंड जस्टिस, ऑप्शन सी both are right, ऑप्शन डी none of these। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया है, ओमान के एग्जाम में आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इजीली आंसर दे सके। जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देना है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोनॉमी एंड फिडेलिटी। ऑटोनॉमी एंड फिडेलिटी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, ए पेशेंट एक्सिबिट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आर्टेरियल ब्लड गैसेस ABG लेवल एंड ए चेस्ट एक्सरे आर ऑर्डर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस दिस कंडीशन। ऑप्शन देखें, ए कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन या CT स्कैन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI, ऑप्शन सी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन डी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हाथ के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है, बहरीन के एग्जाम में आया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, पेशेंट एक्सिबिट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को ABG और एक्सरे उसको ऑर्डर कर दिया गया है। तो कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, ये पूछा इसमें। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए क्या करते हैं, जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ऐसी वाली कंडीशन में हम करते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, ए 28-year-old woman इज accompanied by her mother to the ward. She is admitted for her affective disorder with anger, recent event and streaming spells. She has panic followed by apathy and listlessness. How should the nurse manage the patient? ऑप्शन देखें, ए बी सपोर्टिव एंड यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग साइन लैंग्वेज टू कंट्रोल forgetfulness, ऑप्शन सी मेंटेन calm environment and avoid argument, ऑप्शन डी एंगर मैनेजमेंट एंड स्पीच थेरेपी। बताइए, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA में है, हाथ के एग्जाम में है एंड कुवैत के एग्जाम में है।
बताइए यहाँ पे पेशेंट को कैसे मैनेज करेगी नर्स? ऐसे वाली कंडीशन में पेशेंट को नर्स कैसे मैनेज करेगी? देखिए ऐसे वाले कंडीशन में पेशेंट को मैनेज करने के लिए वो करेंगे बी सपोर्टिव एंड यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, उसको सपोर्टिव एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वहाँ पे यूज करके उसको मैनेज करेगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी सपोर्टिव एंड यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए morbidly obese patient with a abdominal incision. The nurse knows that this patient's weight increases the risk of, ऑप्शन देखें, a pressure sore of the coccyx, ऑप्शन बी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन एंड इलियस, ऑप्शन डी वुंड डिहिसेंस। इसमें पूछा है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान एक नर्स है असाइन की गई है एक पेशेंट की केयर के लिए जो उसको ओबेसिटी ओबेस है, इनकी ओबेसिटी का पेशेंट है। ठीक है, उसको एब्डोमिनल इंसिजन हुआ था। तो इसमें पूछा है कि द नर्स नोज दैट द पेशेंट वेट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ, इनके पेशेंट का वेट इंक्रीज हो रहा है, इसका किस चीज़ कौन सा रिस्क फैक्टर होगा, किस चीज़ से उसको रिस्क रहेगा, ये पूछा है इसमें। सऊदी अरब मेडिकल के साथ साथ में ये ओमान के एग्ज़ाम में आया, कुवैत के एग्ज़ाम में और कतर के एग्ज़ाम में आया। सही है, किस चीज़ के रिस्क है वो बढ़ जाएगी, यदि वेट इंक्रीज होगा तो किस चीज़ के से उसको रिस्क रहेगी। देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा वुंड डेहिसेंस। वुंड डेहिसेंस होता है कि यदि वेट गेन हो रहा है तो वुंड का जो स्किन होता है, जो दोनों पार्ट की स्किन्स होती है वो अच्छे से आपस में चिपक नहीं पाती है, तो उसको कट करके अलग करना पड़ता है। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है तो फेट बढ़ गया है, ऐसे वाले कंडीशन में जो वुंड के जो दोनों तरफ की स्किन होती है उसको कट करके अलग करना पड़ता है। ठीक है, वो होता है वुंड डेहिसेंस। तो इसका उसको रिस्क रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको एब्डोमिनल इंसिजन लगा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए नर्स हैज़ बीन टीचिंग ए न्यू मदर हाउ टू फीड हर इन्फेंट हु बोर्न विद ए cleft lip and palate before surgical repair of the defect. Which of the following action from the mother indicate that the nurse teaching has been successful? ऑप्शन देखें, ए keep the infant prone following feeding, ऑप्शन बी placing the baby flat during feeding, ऑप्शन सी prevent the infant from crying, ऑप्शन डी burp the baby frequently। एक नर्स है एक मदर को टीच कर रही है जिसको फीडिंग के रिगार्डिंग, एक बच्चे के लिए इन्फेंट के लिए फीडिंग के रिगार्डिंग उसको टीच कर रही है, जिसको जहाँ के बच्चे को क्या है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की प्रॉब्लम है। सर्जरी से पहले उसको फीडिंग के लिए वो टीचिंग करवा रही है। तो इसमें पूछा कि कौन सी एक्शन है जो इंडिकेट करती है, मदर की कौन सी एक्शन है जो इंडिकेट करती है कि जो भी नर्स ने टीचिंग करवाई है वो सक्सेसफुल हो गई है, ये पूछा है। ये सऊदी अरब मेडिकल के साथ साथ में DHA में भी आया है, ओमान के एग्ज़ाम में आया है एंड बहरीन के एग्ज़ाम में आया है मई मंथ के अंदर। ओके, तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो एक्शन है, मदर की कौन सी एक्शन है जो इंडिकेट करती है कि जो भी टीचिंग करवाई गई है वो यूज या सक्सेसफुल हुई है, वो अच्छे से वो समझ गई है। देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रब द बेबी फ्रिक्वेंटली। जब भी बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो फीड करवाते ही उसको ब्रप करवाना, ब्रपिंग करवाना, पेशेंट को बच्चे को ब्रीफिंग करवाना फ्रिक्वेंटली। ब्रीफिंग क्या होता है, आप इस डायग्राम से देखिए, बच्चे को जब भी फीड करवाया अपने कंधे पे लेके उसको राउंड शेप में उसको रब करेंगे बैक को। ठीक है, वो होता है ब्रीफिंग। तो उसको ब्रपिंग करेंगे बेबी को। ओके, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ए पेशेंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर ए न्यूमेटिक compression device. Which of the following is an appropriate goal? ऑप्शन देखें, ए
reduce the risk deep vein thrombosis, option B reduce lower extremity edema, option C reduce lower extremity pain, option D reduce the risk of phlebitis। पेशेंट है जिस ऑर्डर किया है न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस को ऑर्डर किया, तो उसको ऑर्डर करने का अप्रोप्रिएट गोल क्या होगा, इसके बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है। न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हाथ के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है और कतर के एग्जाम में है। देखिए यहाँ पे न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस है, वो एक डीवीटी, जिसको हम डीवीटी मशीन बोलते हैं, ठीक है। डीवीटी मशीन डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए बनाई गई है, उसको हम बस डीवीटी मशीन बोल देते हैं, लेकिन उसका पूरा वो सही नाम है न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस। ओके, तो वो क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए, डीवीटी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के रिस्क को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिड्यूस द रिस्क डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। इन द प्रोसेस ऑफ delegation the nurse understand that the primary person who maintain accountability for the accuracy, safety and complete of the task delegate remains with whom। ऑप्शन देखिए, ए द पर्सन हु डॉक्यूमेंट टास्क completion, ऑप्शन बी those who assist with task completion, option C the delegate the task, option D the delegator the task। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में कुवैत के एग्जाम में आया, कतर के एग्जाम में और बहरीन के एग्जाम में आया मई मंथ के अंदर। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। किसके साथ होगा ये, देखिए ये होगा द डिलीगेटर एंड टास्क, डिलीगेटर और टास्क। अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, द डिलीगेटर द टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। इन इवैल्यूएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेरियस एक्सरसाइजेज enjoyed by the patient with osteoporosis the nurse would recommended। ऑप्शन देखें, ए वॉकिंग, बी बाउलिंग, सी सिटअप्स, डी गोल्फ। एक पेशेंट है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, तो उसमें ये पूछा कि अप्रोप्रिएट कौन सी यानी कि इसके इवैल्यूएशन के बाद ये पेशेंट है वो कौन सी एक्सरसाइज है जो एंजॉय कर सकता है, कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकता है, इसके लिए नर्स कौन सी एक्सरसाइज है रिकमेंड करेगी, ये पूछा है इसमें। ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। बताइए, कौन सी एक्सरसाइज यहाँ रिकमेंड की जाएगी। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसको हार्ड वर्क तो हम दे नहीं सकते, ऐसी वाली कंडीशन में बस वो एंजॉय कर सकता है ओनली वॉकिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉकिंग। ओके, क्योंकि उसको हार्ड एक्सरसाइज तो हम करवा नहीं सकते, तो ऐसी वाली कंडीशन में ओनली वॉकिंग है वो एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आइसोलेशन फॉर पेशेंट विद टीबी। ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को कौन सा बेस्ट आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन देखें, ए एयरबोर्न, बी ड्रॉपलेट, सी कॉन्टैक्ट, डी नन ऑफ दीज। ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को कौन सा आइसोलेशन हम देंगे। ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को कौन सा आइसोलेशन देंगे। यह भी सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएमएचए में पूछा गया, हाथ के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए
ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को हमेशा एयरबोर्न आइसोलेशन देते हैं, ठीक है, एयरबोर्न प्रिकॉशन या एयरबोर्न आइसोलेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए पेशेंट हैज ए विट्रेक्टोमी एंड इज अबाउट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट या PSU। द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड in which of the following position before transport to the PACU। ऑप्शन देखिए, ए डोर्सल रिकमेंडेड, बी सेमीफाउलर, सी प्रॉन, डी सिम्स पोजिशन। एक पेशेंट है जिसका विक्ट्रेक्टोमी हुआ। विक्ट्रेक्टोमी क्या होता है? विक्ट्रेक्टोमी है एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो आइज़ के अंदर जो वेट्रस जेली होती है उसको रिमूव करते हैं, जो आइज़ का मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने की जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं विट्रेक्टोमी। तो एक पेशेंट है जिसको विट्रेक्टोमी होना है तो उसको पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें पूछा है कि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र करने से पहले उसको कौन सी पोजीशन दी जाएगी, कौन सी पोजीशन में उसको रखेंगे। PSU में ट्रांसफ़र करने से पहले उसको कौन सी पोजीशन में हम रखेंगे, जिसका क्या हुआ है विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी वाले पेशेंट को PSU में ले जाने से पहले कौन सी पोजीशन देंगे? उसको देंगे हमेशा प्रोन पोजीशन। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन द पेशेंट इज कंप्लेनिंग फ्रॉम चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ट्रेमर्स एंड विजुअल डिफिकल्टीज, व्हाट इज द अफेक्टेड कॉज। ऑप्शन देखिए, ए बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी पैनिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान एक पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन की, स्वेटिंग की एंड ट्रिमर्स की एंड विजुअल डिफ़िकल्टीज की। तो इसमें इसका एक्सपेक्टेड कोज क्या होगा ये पूछा है इसमें। ये सऊदी क्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम में है, हाथ के एग्ज़ाम में है और कुवैत के एग्ज़ाम में है। बताइए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कोज क्या होगा। पेशेंट कंप्लेन किस चीज़ का? चेस्ट पेन की, स्वेटिंग की, ट्रिमर्स की एंड विजुअल डिफ़िकल्टीज की, क्योंकि अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा उसको। ऐसी वाली कंडीशन में इसका कोज हो सकता है पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पैनिक डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या TPN। द पेशेंट रिपोर्ट्स द सडन ऑनसेट ऑफ फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एंड एंजियस। द नर्स hears crackles in bilateral lower lobe of the lungs and the patient's O2 saturation is 90% on room air. The nurse must immediately, ऑप्शन देखिए, ए assess the patient capillary blood glucose level, ऑप्शन बी attempt to suction the patient airway, ऑप्शन सी notify the physician, ऑप्शन डी turn off the TPN। एक नर्स है, केयर कर रही है पेशेंट की जिसको TPN चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उसको चल रहा है। पेशेंट है वो रिपोर्ट कर रहा है सडनली उसको क्या फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस, ब्रीथ, एंजाइटी, ये चीज़ें फील हो रही है। एंड जब उसको सुनाई लंग्स के अंदर सुना हमने ट्राई किया तो वहाँ पे क्रैकल साउंड आ रही है, कहाँ पे बायलेटरल लोअर लोब के अंदर। O2 सैचुरेशन है 90% ऑन रूम एयर। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स इमीडिएटली क्या करेगी? ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी, इमीडिएटली क्या एक्शन लेगी? देखिए ऐसी वाली कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि TPN की वजह से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर होगा टर्न ऑफ द TPN। TPN जो चल रहा है उसको टर्न ऑफ कर देंगे। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले TPN बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए मदर कम टू द क्लिनिक एंड अफेड दैट हर बेबी मे बी विल हैव मेनिंजाइटिस एज हिज ब्रदर ऑलरेडी हैव, व्हाट शुड द नर्स टेल द मदर? ऑप्शन देखें, ए
द वैक्सीन इज रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर दिस डिजीज. ऑप्शन बी, द meningitis हैज ए वैक्सीन नाउ. ऑप्शन सी, इट्स नॉट कॉमन फॉर एनी पेशेंट. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. एक मदर है, अपने बच्चे को लेके क्लिनिक में आई है और डरी हुई है कि उसके और बोलती है कि उसके बच्चे को मेनिंजाइटिस हो सकता है क्योंकि उसके भाई को भी ऑलरेडी मेनिंजाइटिस है. तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स है उसको क्या रिस्पॉन्स देगी, क्या बोलेगी, क्या आंसर देगी ऐसी वाली कंडीशन में. ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हाथ के एग्ज़ाम में, ओमान के एग्ज़ाम में और कतर के एग्ज़ाम में आया है मई मंथ के अंदर. तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स है वो क्या रिस्पॉन्स देगी, क्या बोलेगी मदर को. देखिए ऐसी वाली कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन बन चुकी है तो उसको लिए इन्फॉर्म करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द वैक्सीन इज रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर दिस डिजीज. ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इनकी जो वैक्सीन है वो इसके रिस्क को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, डिक्रीज कर देता है, इसको जो भी रिस्क होती है मेनिंजाइटिस की उसको कम कर देता है. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर. ए पेशेंट प्रेजेंट विद ए एक्सरबेशन अनक्रिएटिव कोलाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस टेक्स प्रायोरिटी. ऑप्शन देखें. ए, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू generalized weakness secondary to diarrhea. Option B, deficient fluid volume related to active fluid loss secondary to diarrhea. Option C, anxiety related to frequent use of restroom during social events. Option D, deficient knowledge on use of drug during डिजीज एक्सक्रीशन. एक पेशेंट है अपने पास जिसको क्या है, विद ए एक्सर्बेटिव अनक्रिएटिव कोलाइटिस. अनक्रिएटिव कोलाइटिस एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसके अंदर की कोलन और रेक्टम दोनों इन्फ्लामेशन हो जाता है, दोनों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है. वो कंडीशन कहलाती है, वो कंडीशन है अनक्रिएटिव कोलाइटिस. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस टेक प्रायोरिटी, कौन सा डायग्नोसिस है जिसको हम प्रायोरिटी देंगे, ये पूछा है. सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में आया, हार्ट के एग्ज़ाम में आया एंड बहरीन के एग्ज़ाम में आया मई मंथ में. कौन से डायग्नोसिस को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे. तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हो, यहाँ पे कोलाइटिस है. ठीक है, यहाँ पे कोलाइटिस यानी कि कोलन के अंदर इन्फेक्शन है. कोलन के अंदर इन्फेक्शन होता है तो डायरिया इज कॉमन चीज़. ठीक है, रेक्टम और कोलन के अंदर जब भी इन्फेक्शन होता है तो डायरिया होना लाजमी है. डायरिया वहाँ पे ज़रूर मिलता है, मोस्ट कॉमन चांसेस है कि वहाँ पे डायरिया की कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है जो डायरिया की वजह से बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी उसी को देंगे. तो इसीलिए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्टिव फ्लूइड लॉस सेकेंडरी टू डायरिया. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर. ए 3 week old infant is hospitalized with jaundice when considering the fluid needs relative to body size of the infant as compared to the fluid need of an adult. The nurse knows this infant requires. ऑप्शन देखिए. सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स. ऑप्शन बी, मच लेस फ्लूइड. ऑप्शन सी, मोर फ्लूइड्स. ऑप्शन डी, लेस फ्लूइड्स. ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम में है, कुवैत के एग्ज़ाम में और कतर के एग्ज़ाम में है इस मई मंथ के अंदर. तो बताइए यहाँ पे इन्फेंट की रिक्वायर क्या होगी. नर्स क्या जानती है कि इन्फेंट को क्या रिक्वायर है. यहाँ पे बताइए. देखिए यहाँ पे नर्स इन्फेंट को रिक्वायर है मोर फ्लूइड्स. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर फ्लूइड्स की उसको रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर. 50-year-old woman is receiving a blood
transaction during the post-operative period following a surgical removal of a uterus. The patient had begun following a surgical removal of uterus. The patient had begun bleeding profusely 4 hours after the operation, and the surgeon ordered a blood transfusion. 30 minutes after starting the infusion of blood products, the patient being to complain of lower back pain and chills. Blood pressure is 90/60, heart rate 114, respiration 26, temperature 38.4. What is the most likely underlying problems? ऑप्शन देखें, hemolytic reaction, B pyrogenic reaction, ऑप्शन C allergic reaction, D fluid overload. यहाँ पे देखिए अपने पास 50 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल रिमूव हुआ, उसका इनकी यूट्रस रिमूव किया गया सर्जरी के दौरान, उसके अंदर ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर किया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के 30 मिनट के बाद पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है, जब भी स्टार्ट कर दिया है ब्लड तो उसके 30 मिनट के बाद वो पेशेंट पेन कर रहा है लोअर बैक पेन एंड चिल्स के बारे में। तो उसका उस टाइम पे ब्लड प्रेशर है 90/60, हार्ट रेट 114, रेस्पिरेशन 26 एंड टेम्परेचर 38.4। तो इसमें पूछा व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग प्रॉब्लम, ये किस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे लोअर बैक पेन और चिल्स हो रहे हैं, ये पूछा है यहाँ पे। क्या रीज़न हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसकी वजह से लोअर बैक पेन एंड चिल्स हो सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे ये होगा अपना हेमोलाइटिक रिएक्शन, इसको बोलेंगे हेमोलाइटिक रिएक्शन, क्योंकि हीमोग्लोबिन चल रहा है तो उसको हो जाएगा हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गया उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ पेप्टिक अल्सर, व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म गोल फॉर दिस पेशेंट? ऑप्शन देखें, ए पेशेंट रिमेन फ्री ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी patient remains lifestyle alternation to prevent recurrence of ulcer, option C patient perform activity of daily living without difficulty, option D patient express decreased pain level। यहाँ पे पूछा कि पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर डायग्नोसिस हुआ तो उसका लॉन्ग टर्म गोल पूछा है, पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हाथ के एग्जाम में, ओमान के एग्जाम में और कुवैत के एग्जाम में आया है। एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पूछा है, लॉन्ग टर्म पूछा है तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी पेशेंट मेंटेन्स लाइफ स्टाइल अल्टरेशन टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ अल्सर। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 number, a 6-year-old patient has been diagnosed with acute rheumatic fever. The nurse knows that the antibiotic of choice for this illness, ऑप्शन देखें, A बेंजाथाइन पेनिसिलिन, ऑप्शन B एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन C वेनकोमाइसिन, ऑप्शन D अमोक्सिसिलिन। सीधा पूछा कि रोमेटिक फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एक 6-year-old बच्चा है जिसमें रोमेटिक फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHM में भी आया है, ओमान के एग्ज़ाम में आया है, उसके साथ साथ बहरीन के एग्ज़ाम में आया है मई मंथ के अंदर। तो ये अपने पास ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि रोमेटिक फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, तो वहाँ पे अपना आंसर था पेनिसिलिन, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंजाथीन पेनिसिलिन इज ए करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद स्टेज 3 प्रेशर अल्सर टू द कोकिक्स। 3 days after initiating the plan of care, the nurse observed that the ulcer has hard black crust covering the center of the ulcer. The nurse should understand that this indicates, ऑप्शन देखें, ए नीड फॉर डिब्रेडमेंट, ऑप्शन बी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी हीलिंग।
एक नर्स है, केयर कर रही है पेशेंट को जिसको 3rd डिग्री स्टेज 3rd प्रेशर अल्सर है, कहाँ पे, कॉकेस पे। तो उसमें ऐसे वाले पेशेंट की केयर कर रही है और इनिशियल केयर प्लान भी बना रही है। तो उसमें ऑब्जर्व किया है, एक दिन नर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो अल्सर था उसके मिडल पार्ट में सेंटर के अंदर ब्लैक क्रस्ट कवरिंग बन गई है वहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इससे नर्स है वो क्या समझेगी, वहाँ पे ब्लैक क्रस्ट, हार्ड ब्लैक क्रस्ट कवरिंग हो गई है। तो ऐसे वाले कंडीशन में उसको क्या समझेगी, नर्स है क्या समझेगी ऐसे। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम में है, कुवैत के एग्ज़ाम में और कतर के एग्ज़ाम में आया है। ये अपने वीडियो में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए ये हार्ड ब्लैक क्लस्टर बन गई है, तो ये वाला यहाँ पे देखा हार्ड ब्लैक बोला है, येलोइश या वाइटिश नहीं बोला है। तो यहाँ पे ब्लैक है तो ये होगा हीलिंग, ये निशान एक हीलिंग हो रहा है वुंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। द नर्स असेसेस a client admitted to the hospital after sustaining multiple burns. The client's arm is white, lethargic, and does not blush a cause pain. Which depth of injury does the nurse describe to the health care provider? ऑप्शन देखें, ए सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, ऑप्शन बी डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ऑप्शन सी फुल थिकनेस बर्न, ऑप्शन डी सुपरफिशियल बर्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक पेशेंट है जो बर्न हो गया है, ठीक है, मल्टीपल बर्न्स है उसको, तो उसके आर्म्स हैं वो वाइट हैं, लेथारी हैं, एंड वहाँ पे पेन नहीं है, ठीक है, जो ब्लेचेज हैं वहाँ पे पेन नहीं है। तो ये पेशेंट की बर्निंग है वो कितना डीप होगा, केयर प्रोवाइडर है वो कैसे डिस्क्राइब करेगा कि ये बर्न कितना डीप है, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA में आया, हार्ड के एग्जाम में आया, ओमान के एग्जाम में आया है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, तो आर्म है वाइटिस है, ओके, बर्न की वजह से होता है, लिथेरी होता है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में दिया है कोज पेन, नोट ब्लेंच और कोज पेन। ऐसी वाली कंडीशन तब होती है जब नर्व डैमेज हो जाती है बर्न की वजह से। तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फुल थिकनेस बर्न, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुल थिकनेस बर्न। ओके, ये आपका कल के लिए होमवर्क, ये नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर दूंगा, आपने इसका कमेंट करना है हर एक बंदे ने, ताकि आपके प्रैक्टिस होते रहे। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो। आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक पूरी प्रोसेस करवानी है गल्फ़ के लिए, आपको प्रोसेस करवानी, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम बुकिंग करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो बने रहिएगा। थैंक यू।